हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, इसको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक भी नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी, कैसे हुआ था और वहाँ पे सोसाइटी जो है उसमें क्या चेंजेस आ रहे थे। तो 19th सेंचुरी में साइको इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज कम, तो वहाँ पर उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो चुका था, यानी कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी और इंडस्ट्रीज जो है नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होके आ रही थी। ठीक है, किस वे में आ रही थी कि न्यू सिटीज़ जो है विद इंडस्ट्रीज वो डेवलप हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रीजन्स है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो उभर के या डेवलप होके आ रहे थे सामने से। एंड एक्सपेंडिंग रेलवेज, और उस टाइम पे जो रेलवे जो लाइन या रेलवे का जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि विस्तार हो रहा था, वो एक्सपेंड होके जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रोट मैनी प्रॉब्लम्स विद इट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही थी, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल एरियाज ये कह सकते हैं कि हम टाउन्स या बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रीजन एक एरिया जो है वो डेवलप होकर आ रहा था। रेलवे जो है वो भी एक्सपेंड हो रही थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो वो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आया था। वो प्रॉब्लम्स कैसी थी कि जो वर्कर्स थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनकी जो कंडीशंस थी वो बेटर नहीं थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, पुअर वेजेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा था। हाउसिंग एंड सस्टेनेंस प्रॉब्लम, यानी कि उनको रहने खाने की जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो जो है बढ़ती जा रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण आगे बढ़ती जा रही थी, डेवलप होती जा रही थी। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में फ़र्क हो रहा था। लेकिन वर्कर्स के लिए जो है ये प्रॉब्लम्स लेके सामने से आ रही थी कि उनके जो वर्किंग के आवर्स थे उनके कोई फिक्स टाइम नहीं था कि आपको कितने घंटे वर्क काम करना है, और उनकी जो सैलरी थी वो जो है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर वो इक्वल नहीं थी, वो उनको कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि मशीन जब आती हैं तो मशीन के हाथ में और हैंड का क्राफ्ट में मशीन के आने से जो वर्कर्स की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर जो वर्कर्स थे उनकी हाउसिंग और रेजिडेंसिंग प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांट ए चेंज बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि कोई एक चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स या हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनके जो है फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट हो चुके थे, उनसे जो है परेशान हो चुके थे। बट दे हैड ए प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड और अरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिविज्म। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी चली हुई थी वो उसको लेकर, एंड जो कंजर्वेटिविज्म था ये चाहता था कि भी एज इट इज़ जो है चलता रहना चाहिए, उनको लेकर उसकी वजह से जो है इनके सामने ये प्रॉब्लम्स हो रही थी कि इसको इस चेंज को किस तरह से लेके आया जाए। ओके, उसके बाद में जो कंजर्वेटिविज्म है ये एस्टेब्लिश होता है आफ्टर 1815। देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके फॉलोइंग, यानी कि उनके वजह 1804 से लेकर 1815 तक जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने डिक्टेटरशिप की थी, यानी कि फिर से मोनार्की को एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पे उनके जाने के बाद 1815 के बाद जो है ये कंजर्वेटिविज्म है ये एस्टेब्लिश हो गया था कि ये चाहते थे कि भी जो ट्रेडिशंस है वो चलते रहना चाहिए, मोनार्की है वो एज इट इज़ चलती रहनी चाहिए। ओके, तो ये रिज्म उस टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था। ये एक अलग से जो है एक फैक्टर जो है निकल के आया था रिवोल्यूशनरीज में। जैसे रेडिकल्स एंड लिबरल्स जो हैं ये ऑलरेडी आ गए थे, क्यों? ये मानने लगे थे कि चेंज होना चाहिए, लेकिन कंजर्वेटिव जो है वो नहीं चाहते थे कि चेंज हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था कि रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रेंच, इटली, जर्मन एंड रशिया वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। तो उस टाइम पे कुछ रिवोल्यूशनरी जो है वो आगे थी, एक तरह से रिवोल्यूशन आ गया था हर कंट्री में। जो यूरोप के अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज थे वहाँ पर जो है ये रिवोल्यूशन आ गया था। फ्रांस में आया, इटली में आया, जर्मन में आया, रशिया में आया।
ठीक है। और किस वजह से आया कि वो लोग जो हैं वो मोनार्क जो है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते थे अपने एरिया से। दे टॉक्ड टू द नेशंस सो दे कॉल्ड नेशनलिस्ट। तो जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे, जो मतलब उस टाइम पे रिवॉल्यूशन करने जिन लोगों की या जिन थिंकर्स की ये आइडियोलॉजी थी कि भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जो चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक टर्म आती है रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरीज क्या होते हैं कि द थिंकर्स विच वांट द चेंज। ओके, उनका मीनिंग सिर्फ ये था कि चेंज होना चाहिए। अब ये रिवॉल्यूशनरीज में हम लिबरल्स को भी एडिट कर सकते हैं, लिबरल्स में जो है हम इनको भी एडिट कर सकते हैं, रेडिकल्स को भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वो डिवाइडेड किस उसमें होते हैं कि उनका जो चेंज करने का तरीका है वो अलग होता है, लेकिन चेंज दोनों चाहते हैं। तो रिवॉल्यूशनरीज कौन हो गए? जो चेंज चाहते हैं। ओके, तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट जो था रिवॉल्यूशनरीज का, ये सिर्फ जो है नेशन के बारे में सोचने रहते। तो जो है नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फ्रेंच एक अलग से कंट्री, तो वो अपने एरिया यानी कि अपने रीजन में पूरा पर्टिकुलर वर्ल्ड या पर्टिकुलर यूरोप की वो बात नहीं करते हैं, वो अपने रीजन एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, लाइक फ्रेंच, लाइक इटली, वो अलग से जो है एक अपने कंबाइंड एरिया के बारे में बात करना चाहते। तो इसलिए वो क्या थे, वो नेशन की बात करते हैं। सो दे कॉल्ड नेशनलिस्ट। यहाँ पर एक और टर्म जो है हमारे सामने आती है नेशनलिस्ट। कि नेशनलिस्ट कौन थे? जो द थिंकर्स विच डिफाइंस द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। ओके, यानी कि जो सिर्फ नेशन के बारे में बात करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम महात्मा गांधी को लेते हैं, तो महात्मा गांधी रिवॉल्यूशनरी भी थे, यानी कि वो चेंज चाहते थे। एंड सेकेंडली किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते थे? अपने नेशन के यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चाहते थे, वो इंडिया में चेंज चाहते थे। तो इसलिए क्या था कि वो पर्टिकुलर वर्ल्ड में नहीं चाहते थे, वो इंडिया में चाहते थे। इंडिया से वो ब्रिटिश रूलिंग को फिनिश करवाना चाहते थे। इसी वजह से वो क्या हो गया, एज ए नेशनलिस्ट हो गए। तो हम महात्मा गांधी को क्या बोल सकते हैं? महात्मा गांधी को रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट बोल सकते हैं। ओके, यहीं पर इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, और उनकी सेकंड क्या थी? वो चाहते थे कि जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो है इक्वालिटी हो, यानी कि सबको जो है इक्वालिटी के बेस पर जो है यहाँ पर रखा जाए उनकी राजनीति। तो सबको जो है एक इक्वालिटी के बेस पे रखना जाना है, सबको जो है समानता का अवसर मिलना चाहिए, इस तरह से। ओके, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इंडियन नेशनलिस्ट, इटालियन नेशनलिस्ट। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मैंने दिया कि महात्मा गांधी का। सेकंड, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल उस कॉन्टेक्स्ट में या उस टाइम पे जो चले हुए थे इटालियन नेशनलिस्ट थे, जिनका नाम था गियोसेप्पी मैज़िनी। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, इन्होंने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स लिखी थी। राइटिंग्स में कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लेटर्स, मैनिफेस्टोस, बुक्स वो लिखी थी। उसके थ्रू उन्होंने अपना जो उनकी जो थिंकिंग थी या उनके थॉट्स थे वो उन्होंने स्प्रेड आउट करने की कोशिश की थी पूरे इटली में। तो वो किसके कॉन्टेक्स्ट में थे? इटली को वो एज ए नेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इटली के कॉन्टेक्स्ट में वो चाहते थे कि मोनार्क जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो वो क्या थे? वो एक रिवॉल्यूशनरी थे। और कौन थे?